मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 30 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो एज ऑफ कंसेंट के बारे में है। हालांकि ये टॉपिक रिपीटेड है, नया टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा डेफिनेटली बात कर सकते हैं क्योंकि मेंस के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। वीमेन, चिल्ड्रन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह की चीजें ना एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। रेगुलेट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आज के न्यूज़पेपर में नहीं आया है, ये कल वाले न्यूज़पेपर में था और इसको मैंने आपको एडिशनल आर्टिकल में डाला था, लेकिन आज पेपर में कुछ ज्यादा था नहीं, तो मैंने कल वाला आर्टिकल को हम लोग आज भी कवर कर सकते हैं। तो जिसने कल पढ़ लिया था उसके लिए तो बढ़िया है, जिसने नहीं पढ़ा था वो आज इसको कर सकते हैं। शास्त्रा अवार्ड क्या होता है, किसको मिलेगा, कैसे किसको दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और वीमेन को पुलिस फोर्स के अंदर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो भी एक टॉपिक किया जा सकता है जीएस पेपर 2 वाले सेक्शन से। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में इसका कोई खास इंपॉर्टेंस मुझे नजर नहीं आ रही है। चलिए जी, सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक यहाँ पे बात करता है एज ऑफ कंसेंट की बात करता है। एज ऑफ कंसेंट का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा, बच्चा तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी इंसान किस एज में अपनी मर्जी से दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ सकता है, उसे कहते हैं एज ऑफ कंसेंट। लेकिन इसकी एक लीगल एक डेफिनेशन भी होती है। पोक्सो एक्ट पास होने से पहले द एज ऑफ कंसेंट वाज 16 इयर्स, लेकिन फिलहाल पोक्सो एक्ट में एज ऑफ कंसेंट इज 18 इयर्स। इसका मतलब ये है पोक्सो एक्ट या तो दूसरे और भी कानून है, वहां पे अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है तो उसे चाइल्ड कंसीडर किया जाता है, और अगर 18 साल से अगर ज्यादा है तो उसे अडल्ट कंसीडर किया जाता है। अगर आप अडल्ट हो, 18 साल से ज्यादा हो, तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। अरे भैया, आप वोट भी तो डाल सकते हो ना। आप ये भी तो सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके देश को कौन रूल करेगा, आपकी सरकार कौन चलाएगा। तो 18 साल हमारे यहाँ पे क्या ऐसी डेट फिक्स की गई है, और इससे नीचे अगर आपकी एज है तो आप एक चाइल्ड हो। ये माना जाता है कि आपके जो डिसीजन आप ले रहे हो अपनी लाइफ को लेके वो इमेच्योर डिसीजन है, रैशनल डिसीजन नहीं है। और कई बार क्योंकि आप बच्चे हो, आप उतने मैच्योर नहीं होते हो, समाज की समझ नहीं होती है, अपनी खुद की समझ ज्यादा नहीं होती है, तो कई बार गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो इसीलिए 18 को हम लोगों ने एज अ चाइल्ड की एज पे रखा है। इंटरनेशनली भी यूनाइटेड नेशन जो चाइल्ड कन्वेंशन है, वहां पे भी 18 साल को ही माना गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से काफी ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जहां पे जो उम्र है लड़की की वो रहती है जी 15 साल, 16 साल, 17 साल, 17.5 साल। ठीक है। और वो अपने पार्टनर के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि पोक्सो एक्ट इसे क्रिमिनलाइज करता है। और पोक्सो एक्ट इसे रेप की कंसिडर जो है कैटेगरी में कंसिडर करता है। इसीलिए बहुत सारे केसेस बहुत सारे बॉयज के ऊपर चलाए जाते हैं जहां पे उनके ऊपर पोक्सो एक्ट लगाया जाता है। अब काफी समय से सवाल खड़ा हो रहा था कि ये जो एज ऑफ कंसेंट है 18 साल, क्या हम इसे कम कर सकते हैं, क्या इसे 16 ईयर कर सकते हैं, क्या इसे 15 ईयर कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्गुमेंट दे रहे हैं, लेकिन लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अभी साफ साफ कह दिया है कि हम लोग इसे 18 साल से ही रखेंगे, 18 साल से इसको कम नहीं करेंगे, और उनका कोई भी ऐसा विचार नहीं है। बेसिकली लॉ कमीशन चीज को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन जो लोग कहते हैं भी 18 साल एज कम हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, ये तो पॉक्सो एक्ट के बारे में नॉर्मल सी डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी आपके पास होंगी। ये कंटेंट मैं आपको पहले काफी टाइम दे चुका हूँ। और ये पॉक्सो एक्ट बेसिकली वैसे तो जेंडर न्यूट्रलाइज में गर्ल्स और बॉयज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर कोई बॉय है, वो 18 साल से कम है, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। अगर एक गर्ल है वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। राइट। अब वो कंसेंट है या नहीं है डजेंट मैटर, अगर 18 साल से कम है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। अब क्या इश्यूज हैं, 18 साल से कम है तो इश्यूज होंगे, तभी तो डिमांड हो रही है। इश्यूज ये हैं कि बहुत बार जो है क्या होता है, एक तो कोर्ट्स के ऊपर जो है बर्डन बढ़ जाता है जब इस तरह के केसेस आते हैं, जब लड़की की उम्र या बच्चे की उम्र वो 16 साल है, 17 साल है, 17.5 साल है। हालांकि उसने अपनी मर्जी से रिलेशन बनाया है, लेकिन वो कोर्ट में मामला चला जाता है। यस, कितने सारे कोर्ट केसेस इस समय चल रहे हैं जहां पे लड़का और लड़की दोनों ने कंसेंट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप किया था। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है
पोक्सो एक्ट में चाइल्ड इज इममटीरियल एंड कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अमंग अडोलेसेंट इज ट्रीटेड ऑन अ पार विद रेप। इनका ये आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि देखिए, एक लड़का या लड़की 17.5 साल के हैं, वो जस्ट 6 महीने में 18 साल अडल्ट होने वाले हैं। अगर वो अपने कंसेंसुअल से रिलेशन बनाते हैं, कोर्ट उसको रेप कंसिडर करता है, जबकि वो सिर्फ 6 महीने दूर हैं अपने अडल्टहुड से। तो उनका जो मंजूरी है, जो कंसेंट है, उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो 16 साल है, 17 साल है, कम से कम उनका जो ओपिनियन है, वो थोड़ा बहुत मैटर करना चाहिए। लेकिन पोक्सो में वो बिल्कुल भी मैटर यहाँ पे नहीं करता है। कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ वीमेन राइट एक्टिविस्ट हैं जो ये क्लेम करती हैं कि कुछ लड़की के स्पेशली पेरेंट्स जो हैं, वो अपनी लड़कियों के कंट्रोल करने के लिए पोक्सो एक्ट का मिसयूज करते हैं। कई बार गर्ल्स होती है, उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर जबरदस्ती पोक्सो एक्ट लगवा दिया जाता है। ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है, वो ये कहा है, ऑब्जर्वेशन भी हुई है। एक तो जो कंसेंसुअल सेक्स वाले जो केसेस होते हैं, ये मोस्टली केसेस फ्रॉड होते हैं। कुछ केसेस में डेफिनेटली गलतियां होती हैं, जो कोर्ट अपना काम उस हिसाब से करता है। बट हमारे यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, राइट। ट्राइबल कम्युनिटीज में 15, 16, 17 साल में शादी होना या फिर कंसेंसुअल रिलेशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ ट्राइब्स के अंदर। लेकिन वहां पे भी क्या होता है, अब मान लो कोई 16 साल की लड़की है, 17 साल की लड़की है, कंसेंसुअल रिलेशन हुआ, शादी भी हो गई, मैरिज हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गया, और अगर वो प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर के पास जाती है इलाज करवाने। अब डॉक्टर जैसे उसका आधार कार्ड देखता है, उसको पता लगता है यार ये तो 17 साल की लड़की है। तो डॉक्टर को मैंडेटरी है, अगर कोई अंडर एज गर्ल प्रेग्नेंट है, अगर डॉक्टर के पास जाती है, तो पुलिस को रिफॉर्म करना मैंडेटरी है। पुलिस के पास केस चला जाता है, पुलिस उस केस के ऊपर पॉक्सो एक्ट, उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा के उसको जेल में डाल देती है। अरे वहां पे उनका कस्टम ये है, ट्रेडिशन ये है, उन्होंने शादी किया है प्रॉपर तरीके से, और आप उसको जेल में डाल दे रहे हो। तो ये डबल डबल ट्रिपल बर्डन हो जाता है, और ऐसा कोर्ट ने भी कई बार ऑब्जर्व यहाँ पे किया है, राइट। तो एक तो इसके साथ ये इश्यूज हैं। कोर्ट जजमेंट्स मैंने जैसा कि बता ही दिया है, कर्नाटक में ऐसा केस हुआ, हरियाणा चंडीगढ़ में भी जो इस तरह केस हुआ था। एक विजय लक्ष्मी स्टेट जो मद्रास हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि पोक्सो एक्ट को जो है मिसट्रीट नहीं करना चाहिए, ये जिस पर्पज के लिए है बना है उसी के लिए बना जाना चाहिए। कई बार जो लड़कियों के फादर होते हैं, मदर होती हैं, वो भी केस वगैरह डाल देते हैं जबरदस्ती हरासमेंट करने के लिए, तो वो सब नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो जो सोशल रियलिटी है, उनके साथ कानून बनना चाहिए। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले सोशल रियलिटी कुछ और हुआ करती थी। गर्ल्स बाहर नहीं निकलती थी, बॉयज बाहर बहुत कम निकलते थे, गांव में ही खेती बाड़ी कर लिया करते थे या अपने आसपास जो है जॉब्स कर लिया करते थे। अब माइग्रेशन ज्यादा होता है, अब दूसरे शहरों में जाके काम करते हो, एजुकेशन का लेवल बदल गया है, समाज बदल गया है, मीडिया आ गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सोशल रियलिटी भी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से जो अडोलेसेंट रिलेशनशिप्स थे वो भी चेंज हो गए हैं। तो समाज की जब रियलिटी बदल रही है, तो कानून को भी उसके हिसाब से बदलना चाहिए, ऐसा एक आर्गुमेंट दिया जाता है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि ब्लैंकेट जो क्रिमिनलाइजेशन किया जाता है कि 18 साल से कम है तो उसे रेप की कैटेगरी में डालेंगे, इससे क्या होता है, लिबर्टी, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, वो सब हैम्पर यहाँ पे डेफिनेटली होता है, ऐसा इनका कहना है। तो क्या करना चाहिए, तो कहते हैं भाई खाली अवेयरनेस करने से कुछ नहीं होगा। हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, जस्टिस डिपार्टमेंट है, इवन हमारी जो पार्लियामेंट है, उन सबको ही यहाँ पे बैठ के बात करनी चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से कर सकते हो। शुड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रेगुलेटेड, ये कल वाले पेपर में आया था, तो मैंने इसको आज इंक्लूड यहाँ पे किया है। जनरेटिव एआई, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरेटिव एआई क्या होता है, जनरेशन का मतलब समझ गए होगे, क्रिएशन होती है, कुछ आप नया क्रिएट करते हो। जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू ओरिजिनल कंटेंट और डेटा यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। यहाँ पे वर्ड पे फोकस करिए, न्यू ओरिजिनल कंटेंट। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो आपने चैट जीपीटी ओपन किया और चैट जीपीटी में आपने लिखा कि टेल मी 5 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ, आपने चैट जीपीटी में लिखा 5 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ
वीमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, आपने ये चैट जीपीटी में लिख दिया। चैट जीपीटी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया से 5 पॉइंट इस तरह के बता सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 5 पॉइंट उसने खुद क्रिएट किए हैं, या फिर ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट पे जो इसके बारे में जो डेटा दिया हुआ था कंटेंट पहले से, उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उसको अपने हिसाब से अरेंज किया और आपको डिस्प्ले कर दिया। ये होता है जनरेटिव एआई। तो कुछ लोगों का कहना है कि भैया जो जनरेटिव एआई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो नया कुछ भी क्रिएट नहीं करता है खुद से। ऑलरेडी जो वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ डेटा है उसको ही इधर उधर करके आपको दिखाता है। तो क्या ये न्यू कैटेगरी में आना चाहिए? क्या ये ओरिजिनल कंटेंट वाली कैटेगरी में आना चाहिए? अब इसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं बहुत सारे। बहुत सारे जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनका कहना है कि ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ये प्लेजरिज्म है। वो हमारे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके उसको रिक्रिएट कर रहा है। हालाँकि इसमें भी अलग-अलग आर्गुमेंट यहाँ पे नज़र आते हैं। चैट जीपीटी की बात कर सकते हो, वॉली, गिटहब, ये सब इसी तरह के टूल्स जो है वो नज़र आते हैं। डॉली में आप पिक्चर वगैरह क्रिएट कर सकते हो कुछ भी, चैट जीपीटी में टेक्स्ट जनरेशन वगैरह कर सकते हो। ये यूजुअली वैसे ही टेक्नोलॉजी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, जनरेटिव जीएआई वाली, जैसे हमारी ब्रेन के अंदर होती है। जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे नोड्स होते हैं और वो नोड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, फ्यूचर में एनालिसिस करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ये भी थोड़ा-थोड़ा उसी तरह से काम करता है। जनरेटिव एआई की अलग कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती हैं? सोशल मीडिया पोस्ट को पर्सनलाइज़ करने के लिए, ब्लॉग्स वगैरह लिखने के लिए, मार्केटिंग का जो है टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, वीडियोज़ को कॉपी वगैरह करने के लिए, सॉफ्टवेयर में कोडिंग की जा सकती है। आप नए-नए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। रिसर्च मटेरियल को पढ़ सकते हो, रिसर्च मटेरियल की समरीज़ क्रिएट कर सकते हो, रिसर्च मटेरियल से कोई इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, कुछ डिज़ाइनिंग की प्रॉब्लम है, आर्किटेक्चर की प्रॉब्लम है, वो सब आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मेडिकल डायग्नोसिस कर सकते हो, पेशेंट के सिम्पटम्स को आप पढ़ सकते हो, उसकी कॉम्प्लेक्स मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हो, मेडिकल हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, आप उसकी प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हो, राइट? 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, नए-नए कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, मूवी एडिट कर सकते हो, आप प्लेन उड़ा सकते हो, आप रोबोट चला सकते हो, आप टैंक चला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप ड्रोन उड़ा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप वो सब कुछ कर सकते हो, जो इंसान कर सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन हाँ, वहाँ पे जो इमोशनल टच है, जो ह्यूमन टच है, वो नहीं होता है। तो एप्लीकेशंस तो बहुत सारी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें जनरेटिव एआई को रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? व्हाट इज़ द नीड और व्हाई शुड वी रेगुलेट जनरेटिव एआई? इसमें अब सवाल उठता है। अब बात है यहाँ पे डेटा बायस की बात है। अब जिसने वो एल्गोरिदम बनाया है, अगर वो आदमी खुद बायस्ड है, तो हो सकता है उसने जो एल्गोरिदम बनाया है वो भी बायस्ड हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आपको पता है कि जो जनरेटिव एआई है, जैसे चैट जीपीटी है, वो वेबसाइट के ही डेटा को पढ़ के, उसको समझ के, फिर एक नया डेटा क्रिएट करती है। अगर वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी बहुत बायस्ड डेटा है, तो डेफिनिटली वो भी बायस्ड डेटा को ही पढ़ेगा, उसको ही आपको दिखाएगा। तो बायस्ड डेटा यहाँ पे डेफिनिटली हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो सकती है। अब एआई को थोड़ी पता है कि जिस वेबसाइट को वो स्कैन कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन सही है, गलत है। वो तो अपने हिसाब से पढ़ के आपको दिखा दे रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। डीप फेक क्रिएट किए जा सकते हैं। डिसइन्फॉर्मेशन क्रिएट की जा सकती है, फेक न्यूज़ आर्टिकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फ़ोर्ज किया जा सकता है, देखने में बिल्कुल असली लगेगा। राइट? आपने मूवी भी देखी होगी जिसमें एक अनुपम खेर होता है, उसका प्लॉट जो है वो ज़बरदस्ती कोई वो ले लेता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर, फिर वो उसके फ़ोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट को वापस ले लेते हैं प्लॉट को। ऐसा ही यहाँ पे भी हो सकता है, फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। प्राइवेसी तो ऑफ कोर्स बहुत डेंजरस है ही यहाँ पे, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आपकी स्कैन कर लेते हैं, डेटा प्राइवेसी तो हमेशा से कंसर्न रहा है, राइट? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई नेशनल या कोई इंटरनेशनल ऐसी बॉडी नहीं है, जो फिलहाल इतने बड़े सिस्टम को रेगुलेट कर रही है। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी एआई चला गया,
आर्ट में भी एआई चला गया, फाइनेंस में भी एआई चला गया, डिफेंस फोर्सेस में भी एआई चला गया, हर जगह एआई चला गया। हाँ, सारी दुनिया में चीजें एआई से हो रही हैं, लेकिन अभी भी इंटरनेशनली इसको लेके कोई खास रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस नहीं है। तो वो डेफिनेटली होनी चाहिए, इसीलिए इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। कॉपीराइट इशू जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता है, ये कॉपीराइट कंटेंट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, ये तो बिल्कुल कॉपीराइट कंटेंट हो नहीं होता, ओरिजिनल कंटेंट होता है। उसको लेके भी बहुत सारे इश्यूज हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी का इशू है, क्योंकि ये मशीन क्रिएट कर रही है। अगर कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फेक क्रिएट कर देती है न्यूज, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है या जिसने वो सिस्टम बनाया है वो रिस्पॉन्सिबल है? इसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। और सीधी सी बात है भाई, जब मशीनों को, रोबोट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया में अप्लाई करोगे तो कुछ जॉब लॉसेस भी होने के चांसेस हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एआई को रेगुलेट करना चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। क्या क्या कर सकते हैं? एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से बनाइए। प्राइवेसी प्रोटेक्शन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए लोकल कानून भी होने चाहिए, इंटरनेशनल कानून भी होने चाहिए। राइट। बिल्ड रोबस्ट एआई गवर्नेंस सिस्टम। जैसे हमारे पास हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को गवर्न करते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ऐसे ही एआई भी तो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। उसको गवर्न करने के लिए भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। एक कुछ ऐसी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। हमारे गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जो उसको देखे, रेगुलेट करे प्रॉपर तरीके से उसको, क्या है वो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, उसको एनालिसिस करे। इंटरनेशनल रेगुलेशन भी ज़रूरी है, राइट? रीस्किलिंग ऑफ द वर्कर्स, जिन लोगों की जॉब जा रही है एआई की वजह से, आप उनको दोबारा स्किल प्रोवाइड कराइए ताकि उनको भी जॉब जो है सिक्योर रहे। इस तरह की चीज़ें डेफिनिटली आप कर सकते हो। एक आर्टिकल है जी, रूजियांग ज़ांग टू रिसीव द शस्त्रा रामानुजन प्राइज़। ठीक है? ये क्या है, कैसा है? थोड़ा देखेंगे इसमें। तो 2023 का जो अवार्ड है, वो इनको दिया जा रहा है। शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ किनको दिया जा रहा है? रुग्जांग ज़ांग को दिया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? कहाँ पे है ये? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, बर्कले से। ठीक है? ये एक मैथमेटिशियन है। ये एक है मैथमेटिशियन, क्योंकि ये अवार्ड मैथमेटिशियंस को ही दिया जाता है। और रामानुजन जी खुद दुनिया के वन ऑफ द टॉप मैथमेटिशियंस में गिने जाते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। अवार्ड किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है? शिमोगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड द रिसर्च एकेडमी, शास्त्रा। ये 2005 में हम लोगों ने इसको शुरू किया था। ठीक है? और किस लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के फील्ड में जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है, उनको दिया जाता है। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि जो आदमी भी इसको रिसीव करेगा उसकी एज 32 साल या उससे कम होनी चाहिए। ये क्यों हम लोगों ने किया है 32 साल? क्योंकि रामानुजन जी की जो डेथ है वो 32 साल की एज में हो गई थी। इसलिए ये हम लोग इसके नीचे इसको करते हैं। $10,000 एक प्राइज मनी यहाँ पे दिया जाता है। रामानुजन जी के बारे में तो आप ऑफ कोर्स जानते ही होंगे। मद्रास में एक गाँव में, जिस गाँव में इरोडे जो है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ 1887 में। और बहुत जाने-माने मैथमेटिशियन रहे। ब्रिटेन में गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए वो, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कवरीज़ उन्होंने की, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोल्व किया। इवन इंटरनेशनल जो मैथमेटिक्स डे है 22nd ऑफ दिसंबर, वो मनाया जाता है, जिस दिन उनका बर्थडे हुआ था 22nd ऑफ सितंबर 1887 को। उन्होंने कई सारे जर्नल्स वगैरह भी पब्लिश किए। फेमस ब्रिटिश मैथमेटिशियन गोल्फ्री हैरोल्ड हार्डी recognized his talent in 1993, और उन्होंने ही बेसिकली उनको बुलाया था कैम्ब्रिज में, जहाँ पे वो उनके साथ भी उन्होंने कई सारी थ्योरम्स पे काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1920 में उनकी डेथ हो गई, ओनली एट द एज ऑफ 32, जस्ट आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। बीमार रहते थे, ज़्यादा खाते-पीते नहीं थे, ऐसा सुना जाता है। सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे, सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करते थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हुई। क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रहा रामानुजन जी का? रामानुजन जी, एक तो 729 1729 है, इसे रामानुजन नंबर कहा जाता है। ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखोगे तो आपको ठीक रहेगा, क्योंकि एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि 2 क्यूब्स को ऐड करने से बना है। 2 क्यूब्स को ऐड करने से बना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे आप कह सकते हो 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, क्या आ गया? 1729। 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब 1729, इसलिए इसे रामानुजन नंबर कहा जाता है। रामानुजन जी के बारे में मूवी भी बनी थी, जिसे कहा जाता है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। आपने शायद ये मूवी देखी भी होगी, और 2016 में यूपीएससी में यहाँ से सवाल भी आया था।
तो कई बार फ़िल्में वगैरह के बारे से भी जो है यूपीएससी क्वेश्चन उठा लेता है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, आज का एडिटोरियल क्या कहता है? पुश फॉर द मोर वीमेन दिस टाइम इन द पुलिस। देखिए वैसे तो वीमेन का कंट्रीब्यूशन हर जगह ही चाहिए। पार्लियामेंट में अभी हम लोगों ने 33% वाला जो है कानून पास कर दिया है रिजर्वेशन वाला। अब ये 2029 में मिलेगा, 2034 में मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा में पास हो चुका है। प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिए हैं। इसका मतलब ये अभी एक बिल नहीं है, अब ये प्रॉपर एक्ट बन चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी हम लोग डिलिमिटेशन करेंगे, सेंसस होगा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कम से कम हम लोगों ने इसको पास तो कर दिया है। सिर्फ इसको पास ही नहीं किया, बल्कि यहाँ पे हम लोगों ने एससीज और एसटी के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पे डाला है। हालांकि ओबीसीज के लिए फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। डिमांड की जा रही है, लेकिन वो बाद में हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बात की बात है। अब चलिए, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वीमेन का होना भी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट की क्या बात है? यूजुअली हमारे देश में मोस्टली स्टेट्स के अंदर एक पॉलिसी है कि जो पुलिस फोर्स के अंदर 30 से लेकर 33% जो पोस्ट है वो वीमेन के द्वारा फुलफिल की जानी चाहिए। क्या ऐसा किया जा रहा है? एक्चुअली में ऐसा नहीं किया जा रहा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है यहाँ पे फॉलो की जाती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो वीमेन पुलिस फोर्स है, वहां पे जो एससी एसटी या ओबीसी के लिए किसी किसी स्टेट में अगर वैकेंसी निकलती है और अगर वो वैकेंसी भरती नहीं है, उस केस में वीमेन को, जो जनरल कैटेगरी में होती हैं, उनको वैकेंसी में ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो वीमेन है, उनको भी जो है पुश कर दिया जाता है, अगर कैटेगरी में वीमेन की अगर वैकेंसीज फुल नहीं होती हैं तो। ऐसा होता है बहुत सारे स्टेट में। हालांकि 30 से 33% का टारगेट किया जाता है, लेकिन कई सारे स्टेट में तो ये 10% से भी कम है। डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि टोटल अवेलेबल लेंथ ऑफ अ स्टेट पुलिस इंक्रीज्ड बाय 7.48% इन लास्ट 5 years। 2017 से लेकर 2022 तक टोटल हमारे देश में लगभग 8% वीमेन बढ़ी हैं स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर, जो कि एक अच्छी न्यूज है। अगर आप यहाँ पे केरला, मिजोरम, गोवा को देखो, इनके पास कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं है वुमेन रिजर्वेशन के बारे में। बट फिर भी यहाँ पे जो वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 6 to 11% जाता है। बिहार के पास एक जबरदस्त पॉलिसी है। बिहार में 33% रिजर्वेशन पॉलिसी है फॉर द वीमेन पुलिस ऑफिसर्स। इनमें से 30%, 3% जो है वो बैकवर्ड कास्ट वीमेन को जाता है। लेकिन इतनी पॉलिसी होने के बावजूद भी बिहार में जो वीमेन रिप्रेजेंटेशन है वो 17.4% है। मतलब अभी भी बहुत सारी वैकेंसी वहां पे है। चंडीगढ़ के में जो है इंडिया में एक्चुअली में 22% सबसे ज्यादा जो है वीमेन फोर्स है चंडीगढ़ पुलिस के अंदर। सबसे कम है वो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3.3%, जो कि एक यूटीबी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कोई ऐसी वीमेन रिजर्वेशन को लेकर पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर आप कांस्टेबल लेवल पे देखें तो 20% वैकेंसी जो है वो इनके द्वारा फुलफिल की जाती है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो टोटल जो क्राइम, about 10% of the total crime defined under IPC are committed against women, and about 5.3% total arrested person in 2021 were women। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अवेलेबल वीमेन फोर्स है वो बहुत ज्यादा इनसफिशियंट है। हमें और ज्यादा वीमेन कांस्टेबल भी चाहिए, वीमेन ऑफिसर्स भी चाहिए। ये सिर्फ वीमेन रिगार्डिंग इश्यूज को ही टैकल करने के लिए नहीं, बल्कि डे टू डे जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती है उसको निभाने के लिए भी चाहिए। जबकि हमारे पास जो पोक्सो एक्ट है, पोक्सो एक्ट में वीमेन का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के कानून जब आए देश में तो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं बढ़ पाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? व्हाट टू डू? व्हाट आर द सजेशंस? पहली बात तो यह कि पुलिस हमारे यहाँ पे एक स्टेट सब्जेक्ट है, जो कि 7 शेड्यूल के अंदर आता है। इसका मतलब स्टेट्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस महकमे के अंदर रिफॉर्म करना। क्या सेंटर यहाँ पे हेल्प करता है? डेफिनेटली यहाँ पे सेंटर हेल्प करता है। हमारे सेंटर की पॉलिसी है कि स्पेशल इंसेंटिव दिए जाते हैं अगर कोई स्टेट अपने स्टेट में कोई सरकार अगर पुलिस रिफॉर्म को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करती है, 10% से लेकर 20% जो कॉस्ट होती है पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बेयर करती है। हालांकि पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। मर्जिंग वीमेन पुलिस विद द रेगुलर पुलिस वाज वन सच रिफॉर्म। कई सारे स्टेट में जो वीमेन
पुलिस है उसको रेगुलर पुलिस के साथ मर्ज कर दिया गया। तो यानी जो एक तरह का जो सेपरेशन था वो उतना ज़्यादा नहीं है। सैटिस्फैक्टरी लेवल जो है उसकी इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। सैटिस्फैक्टरी लेवल का मतलब ये होता है कि भाई कोई पुलिस ऑफिसर्स हैं तो उनके घर से उनके बहुत ज़्यादा दूर ट्रांसफ़र ना किया जाए, उनको क्वार्टर्स वगैरह दिए जाएँ, उनके बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाएँ, इसे सैटिस्फैक्टरी लेवल बोलते हैं। फिलहाल ये 30% के आस-पास है, लेकिन ये कम से कम 50% प्लस होना चाहिए एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे एमएचए मतलब जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसका कहना है कि लगभग-लगभग हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक वीमेन डेस्क होना चाहिए, जहाँ पे वीमेन रिगार्डिंग चीज़ें जो है डिस्कशन की जा सकती हैं। हालाँकि ये अभी ज़्यादा है नहीं, लेकिन डेफ़िनिटली इसके ऊपर हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। मॉडर्नाइज़ेशन टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, वीमेन के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बनाए जाने चाहिए ऑफ कोर्स, क्रैच फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई वीमेन का बेबी छोटा है, छोटे बच्चे अगर हैं, तो वो क्रैच के अंदर उनको छोड़ के आराम से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए और इन जनरल भी हमें समाज में एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि पुलिस महकमे के अंदर वीमेन है, वो पूरी तरह से सेफ होती हैं, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, उनकी एम्पावरमेंट होती है और उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें क्रिएट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करते हुए डेफ़िनिटली हम लोग कुछ रिफ़ॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इनसफिशिएंट है। फिलहाल हमारे पास ह्यूमन फ़ोर्स इसलिए हमारे पास होना चाहिए। डेटा आपको मैंने दिखा ही दिया, डेटा क्या बात करता है। सजेशन हम लोगों ने यहाँ पे दे ही दिया। तो एक बड़ा डिसेंट सा एक मेंस में इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आपका बनता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, ये भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।